हाय एवरीवन। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का नया सेशन। मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको ये बता दूं कि अगले हाफ एन आवर अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया, इस क्लास को अटेंड कर लिया, तो आपका पार्टनरशिप का जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको पार्टनरशिप बहुत आसान लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, सर पार्टनरशिप से क्यों स्टार्ट करें? क्यों ना शेयर कैपिटल से स्टार्ट कर लें, क्यों ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लें? तो बेटा ऑर्डर ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप पार्टनरशिप से स्टार्ट कीजिए। पार्टनरशिप में क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे और जब कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे तो आपको शेयर कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट बहुत आसान लगेगा। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारा ये प्रूवन वे है, इसमें हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हमने 17 में स्टार्ट किया था सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, बियर कीजिएगा। 17 में हमने स्टार्ट किया था। 17 में हमारे स्टूडेंट ने स्कोर करा था 94, 18 96, 19 97, ये हमारे टॉप स्कोर्स थे। 2021 सर 99, ये स्टूडेंट था मेरा डीपीएस बेंगलोर से। 21 22 100 आउट ऑफ 100, यस। तो लास्ट ईयर हमने 100 आउट ऑफ 100 भी अचीव कर लिया और ये स्टूडेंट था हमारा डीपीएस ग्रेटर नोएडा से। तो क्या चीज हमें फील हुई कि किस वजह से हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली हम जब आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो अकाउंट्स आपके लिए आसान बना देंगे। आपको अकाउंट सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस पढ़ते जा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली हम इतना आसान डिटेल में समझा देंगे चीज़ों को कि आपको अकाउंट आसान लगेगा और स्कोर तो आप आराम से कर ही लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ऑर्डर ऑफ लर्निंग। सेकेंड क्या था? सर हमारे जो एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। जो भी आप पढ़ेंगे उसको आपको कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से, ताकि आपको सब्जेक्ट आसान लगे, मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, तो सर ये बात समझ में आ गई। हमें पढ़ना क्या है? पार्टनरशिप से स्टार्ट करना है और पहले क्या पढ़ेंगे? हम पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ेंगे बेसिक्स। अब बेसिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं या मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब आपने अगले हाफ एन आवर बहुत तसल्ली से फोकस करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आए, प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है और आपका अकाउंट्स आसान लगे। सो सर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप ध्यान से सुनेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, क्या कहा मैंने सर? 2 या 2 से ज्यादा लोग, यानी क्या मैं अपने आप से पार्टनरशिप कर सकता हूं? आंसर इज नो। यानी मुझे कम से कम कितने लोग चाहिए सर? 2 और मोर पर्सन। व्हेन 2 और मोर पर्सन क्या करते हैं? जब कोई बिजनेस करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं सर? कोई बिजनेस करते हैं। कैरी अ बिजनेस। अब ये जब बिजनेस करेंगे तो किस लिए करेंगे? क्या सोशल वर्क के लिए करेंगे? नो नो सर, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए? विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं सर? कोई बिजनेस करते हैं। किस ऑब्जेक्टिव से सर? प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव से। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट अर्निंग अगर यहां से हटा दोगे तो वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पार्टनरशिप तभी है जब वहां पे अर्निंग प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट। किसके थ्रू करते हैं? बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट। तो यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप का फॉर्म करेंगे सर जब कोई एग्रीमेंट करेंगे। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। सर एक बार फिर बता दो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट के थ्रू एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो ये जो ओनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली, इनको हम क्या बोलते हैं सर? इंडिविजुअली इनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। इंडिविजुअली हम इनको बोलते हैं पार्टनर। और कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं या सिर्फ फर्म भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप इज इक्वल टू फर्म। तो कहाँ जहां पर भी मैं फर्म बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। जहां पर भी मैं फर्म बोलूंगा
वहां पे मैं कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या बोल रहा हूँ, फर्म बोल रहा हूँ। आई होप यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या कोई लीगल डेफिनेशन भी है क्या? लीगल डेफिनेशन, तो आंसर इज यस, एक लीगल डेफिनेशन भी है इसकी। अब लीगल डेफिनेशन क्या है? देखो, लीगल डेफिनेशन दी गई है हमें सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 ने पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। क्या सर हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है? अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो जनरली 99% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन एक नॉर्मल डेफिनेशन है, एक आपकी लीगल डेफिनेशन। और लीगल डेफिनेशन क्या कहती है? लीगल डेफिनेशन कहती है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई रिलेशन। कैसा रिलेशन? ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेफिनेशन में प्रॉफिट शेयरिंग को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने लिखा है कि टू शेयर प्रॉफिट्स। कहा लीगल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जब मैंने आपसे नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी तो मैंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों बोला इतना मैंने आपको एम्फसाइज करके? बिकॉज ये बात लीगल डेफिनेशन में भी कही गई है, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कैरिड ऑन बाई ऑल, लिख लीजिए, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस बात का मीनिंग भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बात का मीनिंग समझेंगे तो आपको अभी आगे चल के जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कुछ ट्रांजेक्शन का, तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन में क्लियरली बोलती है कि भाई आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। यानी कि मान लीजिए आप मेरे साथ मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्या आपके बिहाफ पे मैं ही सारे काम कर रहा हूं टीचिंग से रिलेटेड? यस। तो क्या पार्टनरशिप नहीं है? आपने सिर्फ पैसा लगाया तो आप पार्टनरशिप नहीं है? नहीं सर, तब भी ये पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन में कहा है कि सभी पार्टनर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। वहां पे क्लियरली बोल दिया गया कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक पार्टनर बाकी सब पार्टनर्स के बिहाफ पर काम कर सकता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लूंगा या कुछ सैलरी विड्रॉ करूंगा या कुछ जो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक हम क्लियर, आई होप। तो पार्टनरशिप की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, जल्दी से मुझे बता दो सर। बहुत इजी है, जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं सर, कोई बिजनेस करते हैं। किस लिए करते हैं सर? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। किसके थ्रू करते हैं सर? थ्रू एन एग्रीमेंट करते हैं। ओके, एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट क्या वर्बल और ओरल दोनों हो सकता है, या सिर्फ ओरल हो सकता है, या सिर्फ वर्बल हो सकता है? ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट क्या ये ओरल हो सकता है? क्या ये वर्बल हो सकता है? तो आंसर इज ये दोनों हो सकता है। यानी अगर रिटन है तो भी उसकी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी आपके ओरल एग्रीमेंट की है। बट देखो, ओरल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो रिकमेंडेड क्या है? आई एम सॉरी, वर्बल मैंने बोल दिया, लिख दिया यहां पे रिटन। ओरल या ओरल एंड वर्बल तो एक ही बात हो गई, ओरल या रिटन। तो डिस्प्यूट अगर होता है तो रिटन को प्रूफ करना इजी है इन कंपैरिजन टू ओरल एग्रीमेंट। ओके, अब एग्रीमेंट में क्या लिखना चाहिए हमें? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। जब क्लास स्टार्ट करी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि ये क्लास 12th की पार्टनरशिप की नए सेशन की क्लास है। तो क्या हमें बेसिक चीजें पहले नहीं बतानी चाहिए? तो जब कोई एग्रीमेंट होगा तो उसमें मुझे बेसिक चीजें नहीं लिखनी चाहिए? जैसे बेसिक थिंग्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का नेम क्या है। तो सर क्या यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट एनीथिंग। एनीथिंग मतलब सर कुछ भी, मतलब किसी का मर्डर करना है वो भी लिख दीजिए। आंसर इज
आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लीगल वैलिड थिंग्स लिख सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जो आप लीगली एनफोर्स कर सकते हैं, जिनकी लीगल वैलिडिटी है, वो लिख सकते हैं। इलीगल आइटम्स यहाँ पे नहीं लिखनी है। तो ये एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है कुछ नहीं, आपको एग्रीमेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं इन रिलेशन टू आपका जो भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है। मैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी आगे इसको और डिटेल में समझाऊंगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपस में आप जिन भी बातों पे एग्री करते हैं वो सब बातें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सर इसे कंटेंट याद करने की जरूरत है? अभी अभी आपको 2-3 लेक्चर के बाद ये कंटेंट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग भी इन द सेंस एक नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या होता है। अब इसको कहते क्या है, इस एग्रीमेंट को कहते क्या है बेटा? इस एग्रीमेंट को हमने नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। सो अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आप कहेंगे कि रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है सर? रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बोलना, क्या बोलना है सर? रिटन डॉक्यूमेंट। कैसा रिटन डॉक्यूमेंट सर? ऑन विच टर्म्स एंड कंडीशन या फिर ऑन विच एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज मेड। बिटवीन पार्टनर्स इज मेड। सर पार्टनरशिप डीड क्या है? सर पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में सर? पार्टनर्स के बीच में। किस लिए? उनके आपस में रिलेशन के बीच में। उनके आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है? रिलेशन इन द सेंस ऑफ बिजनेस, रिलेशन इन द सेंस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस का ऑफिस कहां पर है, बिजनेस के पार्टनर्स कौन कौन है, कौन कौन कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। सर इन बातों को याद रखना है। सर ये तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी इन 2 और 3 क्लासेस, हमें ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड का कंटेंट याद हो जाएगा। अंडरस्टूड है? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कहाँ सीखा था सर? क्लास 11 में सीखा था सर, लेकिन हमने तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी काम चल जाएगा, और नहीं भी पता होगा तो जितना पता होना चाहिए उतना मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये टी शेप अकाउंटिंग हमने हमारा होता है। टी शेप अकाउंटिंग 11th में पढ़ा था, और सभी अकाउंट हमारे टी शेप अकाउंट होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 साइड होती है। एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। वन साइड इज डेबिट, द अदर साइड इज क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी 2 साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड में क्या आता है सर? क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट सर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना अज्यूम करा बेटा हमने? 5 लाख रुपए। इसके अलावा कुछ अदर इनकम्स हैं। अदर इनकम जैसे कि मान लेते हैं आपको रेंट रिसीव हुआ 10,000 का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 10,000 का, तो ये आपका 20,000 क्या हो गया सर? अदर इनकम। ओके, अब मान लेते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के, एज्यूम कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 1,20,000 है। कितना है बेटा? 1,20,000। तो बच्चे नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कितना? 5,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। 5,20,000 मतलब क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड जब बड़ी होती है तो वो प्रॉफिट होता है, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा, दैट इज 4 लाख रुपीज। अब यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स हमारे से लेती है 50%। गवर्नमेंट हमसे टैक्स कितना लेती है? तो अगर आपका नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए है तो इसमें से टैक्स देना पड़ेगा पहले। मान लीजिए आपने टैक्स दे दिया 50%, तो आपने टैक्स कितना दे दिया बेटा? 2 लाख रुपए का टैक्स दे दिया। अब आपके पास पार्टनर्स के पास कितना पैसा बच गया? आपस में शेयर करने के लिए कितना पैसा बच गया सर? 2 लाख रुपए बच गया। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो ए को मान लीजिए इक्वल रेशो मान लेते हैं, एज्यूम्पशन कर लेते हैं इक्वल रेशो है, तो ए की पॉकेट में कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज, और बी की पॉकेट में कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज। यस, यहां तक आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। क्या करा हमने? हमने सर अज्यूम करा
कि हमारा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। कितना है प्रॉफिट? 5 लाख रुपए। अदर इनकम कितनी है? 20,000 रुपये। तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड में आ गया 5,20,000। 1,20,000 के एक्सपेंसेस है, तो 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आया। इसमें से हमने 50% रेट ऑफ टैक्स लगाया, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते थे। जो हम क्या कर सकते थे? पार्टनर्स में डिवाइड। क्या प्रॉफिट जो अवेलेबल है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स 2 लाख रुपए था, और वो पार्टनर्स में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 लाख रुपए। तो ए की पॉकेट में गया 1 लाख और बी की पॉकेट में गया 1 लाख। अब हमारे कंट्री में सभी लोग स्मार्ट हैं, तो ए और बी भी स्मार्ट थे। ए और बी ने क्या करा? ध्यान से सुनना बिल्कुल। ए और बी ने अपने अकाउंटेंट या अपने जो भी पर्सन उनका अकाउंटिंग देखता है, मान लीजिए सीए है, उसे बोला भाई एक काम करो, आप यहाँ पर सैलरी दे दो। आप क्या कर दो? सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सैलरी दे दो, ए को 2 लाख रुपए और बी को 2 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए की क्या हो गई आपकी? सैलरी। 4 लाख रुपए की आपकी क्या हो गई? सैलरी। तो यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये क्या हो गया सर? जीरो हो गया। प्रॉफिट जीरो होते ही टैक्स भी क्या हो गया? जीरो हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब यहां पे हुआ क्या बेटा? प्रॉफिट भले ही आपका जीरो हो गया, परंतु ए की पॉकेट में और बी की पॉकेट में 2-2 लाख रुपए चले गए। किस नाम से? सैलरी के नाम से। किस नाम से? सैलरी के नाम से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये सैलरी किस चीज़ की है, या कि ये सैलरी किसको दी गई है? तो आपने कहा सर ये हमने पार्टनर्स को दी है सैलरी। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने से मना कर दिया। क्योंकि ये क्या था? ये कुछ नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है सैलरी के नाम से। ये एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस बनाया गया है। यहां तक हमारी बात क्लियर है? ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पर अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर्स की बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करने देंगे। यानी पार्टनर अगर बिजनेस से कोई पैसा लेगा तो वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता। ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर में किस तरीके का ट्रांजैक्शन हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ, आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा। बिजनेस पार्टनर्स के किड्स की स्कूल फीस जमा करता है, इसके शॉपिंग एक्सपेंसेस देता है। क्या मैं ये सब लिखने की बात कर रहा हूं? या एक प्रोफेशनल रिलेशन जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्जिस्ट करता है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल रिलेशन जैसे कि पार्टनर क्या क्या सर्विस दे सकता है बिजनेस को, पार्टनर बिजनेस को क्या क्या सर्विस दे सकता है, या क्या क्या चीजें वो बिजनेस के लिए कर सकता है। क्या वो बिजनेस को कैपिटल दे सकता है? क्या वो बिजनेस को लोन दे सकता है? क्या वो बिजनेस के लिए कोई सर्विस दे सकता है? सर्विस इन द सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी जो स्किल्स, अपनी लेबर। यस, यही तो वो पार्टनरशिप फर्म को दे सकता है। या तो पैसा देगा या अपना टाइम एंड एफर्ट देगा, दो ही चीजें तो देगा। पैसा या तो कैपिटल के तरीके से देगा या लोन के तरीके से देगा। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देगा सर? पैसा देगा। पैसा कौन सा देगा सर? या तो कैपिटल देगा या फिर लोन देगा। और क्या करेगा? सर्विस देगा। सर्विस कैसी देगा सर? अपना टाइम एंड एफर्ट देगा। करेक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या देगा बदले में? पार्टनर को क्या देगा? उसके बच्चों की फीस भरेगा या शॉपिंग एक्सपेंस देगा? सर वो तो पार्टनर का मर्जी है, वो उसका कुछ भी करे। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या देगा? कैपिटल के बदले में प्रॉफिट देगा। कैपिटल के बदले में प्रॉफिट देगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता है। यस,
और क्या कर सकता है? लोन, लोन के बदले में इंटरेस्ट दे सकता है। और क्या कर सकता है? सर्विस, एफर्ट्स के बदले में सैलरी या कमीशन दे सकता है। तो यानी कि अब यहां पे जो मैंने नाम लिखे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, यानी ये सब अमाउंट जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज्यूम करेंगे। उसे हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो भले ही आप इंटरेस्ट के नाम से पैसा दे रहे हो, आप सैलरी के नाम से पैसा दे रहे हो, कमीशन के नाम से पैसा दे रहे हो, ये खर्चा नहीं है, ये एक्चुअली में प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन है। ये एक्चुअली में प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन है। आई होप हम यहां तक क्लियर है। तो अब यहां पर बात आती है कि प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन किस किस नाम से किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप किस किस नाम से कर सकते हो। और अभी के लिए हम लोन वाले पार्ट को सेपरेट रखेंगे। अभी हम लोन वाला पार्ट नहीं करेंगे आज की क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, सेकंड क्लास में आपको लोन वाला पार्ट बताएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। किसकी सैलरी, किसका कमीशन? सर पार्टनर की सैलरी एंड पार्टनर का कमीशन। और क्या हो सकता है? सर उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसे हम बोल देंगे क्या? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? हाँ सर, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके क्या पार्टनरशिप फर्म कुछ प्रॉफिट सेव कर सकती है फ्यूचर के लिए? क्या प्रॉफिट सेव किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए? तो आंसर इज यस। और उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। उसे हम क्या बोल देंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर एग्जांपल के थ्रू बताओ। मान लो आपका प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। 1 लाख रुपए आपने दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपए आपने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपए आपने दे दिया सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी ऑफ पार्टनर। आपने कहा अब 1 लाख इंटरेस्ट दे दिया, 1 लाख सैलरी दे दिया, 5 लाख में से 2 लाख चला गया, 3 लाख बचा, 5 लाख में से 2 लाख चला गया, 3 लाख बचा। आपने कहा 3 लाख सारा नहीं बांटना, इसका 50% बांट देंगे, यानी 1,50,000 डिवाइड कर देंगे और 1,50,000 रख लेंगे फ्यूचर के लिए। तो जो फ्यूचर के लिए रखेंगे उसे हम बोलेंगे जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और जो हम आपस में अभी शेयर कर लेंगे 75,000 उसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, उसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये फिगर्स, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर्स लिखे हैं। ये दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैं नेट प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, कमीशन भी आ सकता है यानी 5। नेट प्रॉफिट को मैं मैक्सिमम 5 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। नेट प्रॉफिट को मैं मैक्सिमम 5 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं और वही 5 सब कैटेगरी मेरा पार्ट बनेगी किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। किसका पार्ट बनेगी वो? अभी देखते हैं, पहले अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपको कमाया आपने, उस प्रॉफिट को पार्टनर को किस किस नाम से दे सकते हैं? रिपीट करते हैं, नेट प्रॉफिट जो कमाया उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को किस किस नाम से दे सकते हैं? सर इंटरेस्ट के नाम से दे सकते हैं। किसका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं सर, आपने बताया लोन को अभी साइड में रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और सर सैलरी, किसका सैलरी? स्टाफ का नहीं सर, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का सैलरी। कमीशन, किसका कमीशन? सेल्समैन का नहीं सर, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन। और सर फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। और सर इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो उसे हम बोल देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसे हम क्या बोल देते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जब ये 3-4 चीजें हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व, तो बचेगा क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देता है? पार्टनर देता है। किसको देता है? पार्टनरशिप फर्म को देता है। तो उसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसको हम नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। फिर से जब आप एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ ले रहे हो तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। जब पार्टनरशिप फर्म को कुछ दे रहे हो तो वो एडिशन इन प्रॉफिट है, वो एडिशन इन प्रॉफिट है। तो इसीलिए तो अब आप देखोगे
जो एडिशन इन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड बन गया। बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा इसके अलावा। क्लास को मुझे छोटा रखना है, हाफ आवर का ही, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊंगा। और अगर आपने हाफ आवर भी डेली ढंग से देख लिया तो आपका सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में क्या? दो ही आइटम है। कौन सी सर? नेट प्रॉफिट, जिसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और डेबिट में क्या आएगा सर? जितना भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, पार्टनर का सैलरी डेबिट साइड। अब तो आप ही बता दोगे मुझे, ऊपर हमने अभी तो किया तो है ये डिटेल में। पार्टनर का कमीशन डेबिट साइड, और इसके बाद जनरल रिजर्व, और उसके बाद भी कुछ बच गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद भी कुछ बच गया तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट। सर बस ऐसे ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसा कि मैंने बताया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये वाला एक फॉर्मेट है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी लॉस भी होता है। तो अभी जब फॉर्मेट ये वाला है, यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, यानी लॉस वाले केसेस हम बाद में करेंगे। तो अगर प्रॉफिट है तो हमारा फॉर्मेट कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम, क्या सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, फ्यूचर के लिए सेव करा, जनरल रिजर्व, और फिर भी कुछ बच गया तो डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आज हमने अभी अपनी हाफ एन आवर की क्लास में क्या क्या करा सर? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप डीड, फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो लिखने नहीं दी गई, वो रिकॉर्ड करने नहीं दी गई, तो इसलिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ा। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कैसी ट्रांजैक्शन लिखनी है, हमें रिकॉर्ड करनी है। हम उसके घर का रेंट भर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, हमें ये लिखना है, या हमें जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, किसके लिए बदले में? पार्टनर के द्वारा दी गई कैपिटल के बदले में। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या दे सकता है? कैपिटल, लोन को हम साइड में रखा हमने, और सर्विसेज। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, और सर्विसेज के बदले में कमीशन या सैलरी। यही तो दे सकता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर फर्म को, और फर्म बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। यस, आई होप यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड करूंगा, इसको और फर्दर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इस फॉर्मेट को पढ़ना है और सिर्फ आपको मीनिंग को पढ़ना है, आपने और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ही ली है, यहाँ तक आप आ ही गए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कमेंट देकर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से हो सकता है मेरी वॉइस बहुत क्लियर ना आई हो, बट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसको और हम डेली बेसिस पे वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।